नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। बायोटेक स्टडी फंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की क्लास का लेक्चर नंबर दूसरा आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी द्वारा किस तरह से शासन हुआ था। कंपनी द्वारा शासन हुआ था जो कि हुआ था आपका 1773 से आपका 1858 तक। उसके बाद 1857 के युद्ध के बाद में 1858 से लेके 1945-47 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी द्वारा शासन किया गया। ठीक है, महारानी द्वारा शासन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। तो पहला जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था वो छूट के ब्रिटिश क्राउन यानी कि शासन सीधे महारानी के द्वारा होने लगा। और इसमें जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय कर दिया गया। और वायसराय, जो फर्स्ट वायसराय थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर दिए गए। और जो द्वैध शासन प्रणाली थी यानी कि डायरकी सिस्टम, वो भी समाप्त कर दी गई। एक नए पद यानी कि भारत के राज्य सचिव का गठन हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद, सलाहकारी परिषद का गठन हुआ। उस सलाहकारी परिषद का अध्यक्ष खुद भारत का सचिव होता था। भारत सचिव की परिषद को जो एक निगमित निकाय थी, भारत एवं इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, जो भारत सचिव की परिषद थी उसको इंग्लैंड में, और उस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, फाइनल बात यह है कि इस एक्ट का सीधा सीधा मतलब था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया जाए, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार, ठीक है, इंग्लैंड में इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके। इसके इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। मतलब जैसे प्रशासन पहले चल रहा था कंपनी के द्वारा, उसी तरह से इसमें भी कुछ नया खास नहीं हुआ। कुछ चीजों में बदलाव जरूर हुए, जैसे गवर्नर वायसराय हो गया, आपका नियंत्रण बोर्ड, बाकी जो और कार्यकारी काम थे वो सेम चल रहे थे। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1858 के बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम हम लोग देखेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, इस तरह की इससे एक्ट में सलाह दी गई। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों का सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि वही अगर शामिल नहीं होंगे तो फिर वो इस बात को लेके बगावत फिर से कर सकते हैं। तो इस बात को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर भारतीय भी इस ब्रिटिश प्रशासन में साथ रहेंगे तो बेहतर होगा। कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हो वायसराय कुछ लोगों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में, ठीक है, यानी कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल वायसराय नियुक्त करता था। गैर सरकारी सदस्य क्या होते थे? नामांकित होते थे।
कैनिंग द्वारा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किया गया इन लोगों को। बंगाल, नॉर्थ ईस्ट सीमांत प्रांत, पंजाब में 1862 में, 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। कहां कहां पे? आपके बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में और आपके सीमांत प्रांत में, सीमांत में, और उसके बाद में पंजाब यानी कि पीएनपी, पंजाब में। ठीक है। मद्रास और मुंबई ऐसी प्रेसिडेंसीज थी जो विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मद्रास और बंबई, ठीक है, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी ऐसी थी जहां पे दोबारा से विधायी शक्तियां दे दी गई और वहां पे विकेंद्रीकरण की चीजें फिर से दोबारा से शुरू हुई। इस एक्ट ने 1773 की जो केंद्रीकरण का एक्ट था और यहाँ पर विकेंद्रीकरण की विधायी प्रक्रिया, विधायी शक्तियां दी गई, तो एक तरह से ये मतलब उल्टी प्रक्रिया हो गई, मतलब कि केंद्रीकरण प्रक्रिया को उलट दिया गया। 1833 के एक्ट के साथ जो चरम पर थी, जो 1773 में जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी वो 1833 के एक्ट के साथ में चरम पर थी। इस विधायी विकास नीति के माध्यम से के कारण 1937 में आपके 1937 तक प्रांतों में संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। ठीक है, क्योंकि विकेंद्रीकरण की मतलब कि विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह से एक अलग ही तरह। नेक्स्ट प्रावधान क्या थे? जो वायसराय को परिषद में कार्य करने की जो शक्तियां थी वो अधिक तरह से दे दी गई। यानी कि कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी, उसको मान्यता दे दी गई। इस 61 के एक्ट में 1861 के एक्ट में 1859 की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई। ठीक है, यानी कि वायसराय की परिषद का एक या एक से अधिक सदस्य सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वायसराय की जो परिषद का सदस्य था वो आपके सरकारी विभागों के क्या बनाए जा सकते थे? प्रभारी बनाए जा सकते थे। और इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। यानी कि इन सदस्यों के पास में जो काउंसिल जो डिसीजन लेगी उनको प्रभावित करने का अधिकार इन सदस्यों के पास में था। एक और, यदि पूरे भारत में या फिर किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आपातकाल जैसी स्थितियां हो जाती थी तो 1861 में ऐसे प्रावधान किए गए थे कि उस स्थिति में परिषद की अनुमति के बिना, यानी कि परिषद की अनुमति नहीं चाहिए, तब अध्यादेश जारी हो जाएगा और वो 6 महीने तक आपका लागू रहेगा, 6 माह। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का दोस्तों भारत परिषद अधिनियम हम लोग देखते हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को क्या किया गया?
बढ़ाया गया, वो भी कौन से सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, सरकारी सदस्य बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था, लेकिन इनकी संख्या भी, जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य वो सदस्य होते थे जो कि मंत्री नहीं होते थे। ठीक है, मंत्री नहीं, जो कि मंत्री नहीं होते थे, ठीक है, उनको बोलते हैं आपके गैर सरकारी सदस्य। ठीक, और एक और प्रावधान यहाँ पे इस विशेष किया गया कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। यानी कि अब विधान परिषद में क्या होगा कि जो आपके विपक्षी या फिर पक्ष दल के जो भी लोग थे, वो बजट पर बहस कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, और नीतियां पॉलिसीज वगैरह बना सकते थे। ठीक है, एक और नया प्रावधान ये हुआ था कि यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन में वायसराय को शक्तियां दे दी गई थी। कैसे दोस्तों, यहाँ पे जो केंद्रीय विधान परिषद थी, वो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, आपकी जो सेंट्रल केंद्रीय विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये थी, में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, मतलब इसके अलावा भी क्या था कि प्रांतीय परिषदों में गवर्नर को ये पावर दी गई थी कि वो जिला परिषद, नगर पालिका परिषद और विश्वविद्यालय व्यापार संघ आदि को बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सके। ठीक, यानी कि स्टेट्स में आपके गवर्नर और वॉइसरॉय को ये पावर मिल गई थी कि वो गैर सरकारी सदस्यों को आपके प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त कर सके। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1909 का अधिनियम, जिसको मार्लेमेंटो एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मार्लेमेंटो एक्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1909 का अधिनियम है, उसमें क्या है कि जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, बल्कि मेंटो थे, वो भारत में क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, भारत में वायसराय थे। इस एक्ट में कुछ नई चीजें ये हुई दोस्तों कि इस एक्ट में आपके जो सेंट्रल एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। यानी कि जो सेंट्रल यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, वहां पे मतलब 16 सीटों की जगह पे 60 सीटों को रखा गया। उसके बाद में दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि जो आपकी जो केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ाया गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी सदस्य होंगे, वो जो मंत्री हैं, जो मतलब जो निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनकर आते हैं। और स्टेट्स में क्या किया कि गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया, जो जो नामांकित होते हैं। दोनों स्तरों पर विधान परिषद का दायरा बढ़ा, और इस प्रकार से मतलब कि इस प्रकार से विधान परिषद में बजट और अनुपूरक प्रश्नों पर बहस चर्चा वगैरह होने लगी। एक और नेक्स्ट प्रावधान क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट प्रावधान ये होता है कि पहली बार किसी भी भारतीय को यह अधिकार दिया गया कि वायसराय और गवर्नर जनरल, जो कि स्टेट्स में रहता था, कि परिषद के साथ एसोसिएशन बना सके। ठीक है, एसोसिएशन बना सके, और इस तरह से इस एसोसिएशन के पहले सदस्य बने थे आपके सत्येंद्र प्रसन्न। ठीक है, और एक और नया प्रावधान ये हुआ कि मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत उनको एक अलग प्रतिनिधित्व मिलने लगा। यानी कि उनके चुनाव, उनके लिए आरक्षित कुछ सीटें कर दी गई, और इन सब को करने वाले थे आपके लॉर्ड मिंटो। ठीक है, जो मिंटो थे,
इनको, जो भारत में वायसराय थे, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। दोस्तों, नेक्स्ट प्रावधान इसमें एक और हुआ है, वो आपका ये है कि जो आपके जो आपके प्रांतीय प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन एंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे एंड यूनिवर्सिटीज और जमींदार के लिए अलग प्रतिनिधित्व किया गया। जिस तरह से मतलब इस एक्ट में ये बात बोली गई कि जिस तरह से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेके मुस्लिम्स को अलग से व्यवस्था की गई है, उस तरह से विश्वविद्यालय के मतलब छात्रों और जमींदारों के लिए भी एक अलग प्रतिनिधित्व की मांग की जाए और अलग प्रतिनिधित्व किया जाए, ताकि इन लोगों की भी एक निश्चित सीटें अलग रखी जा सके। दोस्तों, इस तरह से 1909 मार्ले मिंटो एक्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों, बिल्कुल सेम 1909 एक्ट की ही तरह है, क्योंकि इस एक्ट में क्या है कि मार्ले मिंटो जो थे, जिसमें मार्ले आपके ब्रिटेन इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और मिंटो आपके भारत में वायसराय थे। इसी तरह से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू जो कि इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और चैम्सफोर्ड वायसराय थे। तो 1909 के कुछ प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे। ये एक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड आपके जो मॉन्टेग्यू थे, वो आपके इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और चैम्सफोर्ड वायसराय, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। दोस्तों, इस एक्ट में जो पहला प्रावधान लाया गया, वो सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट्स यानी कि विषयों की सूची को निर्मित किया जाए और राज्यों, उस सूची में राज्यों और आपके केंद्र को जो विषय मतलब हस्तांतरित हैं, उन विषयों को एक अलग सूची बनाई जाए और उन विषयों को अलग से दिया जाए, ताकि पता चले कि कौन से विषय स्टेट्स के हैं और कौन से केंद्र के हैं। राज्यों का केंद्र पर नियंत्रण कम किया जाए। दोनों को अपने अपने विधान नियम बनाने का अधिकार हो। यानी कि जो प्रांतीय विषय हैं, उन्हें दो भागों में हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होगा और इस गवर्नर का शासन मंत्री की सलाह सहायता से वो इस विषयों पर विधान बना सकते हैं। और जो मंत्री हैं, वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। बल्कि जो आरक्षित विषय होते थे, वो गवर्नर की कार्यपालिका के द्वारा उन पर शासन किया जाता था। परिषद की सहायता के लिए, जो कार्यपालिका की सहायता के लिए जो कार्यकारी परिषद थी, उसकी सहायता की जरूरत होती थी। वो कार्यकारी परिषद आपकी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और दोस्तों, इस तरह की जो प्रांत 1919 के एक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1919 के एक्ट में क्या आपका वो क्या आपकी द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था थी, क्या वह असफल हुई थी या विफल हुई थी? तो आपकी 1919 के एक्ट में दोहरी शासन व्यवस्था थी, जो कि प्रांतों में थी और वह असफल हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लंदन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। ठीक है। जो भारत सचिव के कार्यों को अब देखेगा। पहले जो काम भारत सचिव करता था, अब वो उच्चायुक्त करेगा। और नेक्स्ट व्यवस्था क्या हुई कि अब इसमें द्विसदन की व्यवस्था की गई, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोगों को, यानी कि सदस्यों को चुना जाने लगा और लोकसभा और राज्यसभा की गठन की व्यवस्था की गई।
एक और प्रावधान ये रखा गया कि वायसराय की जो 6 सदस्यीय परिषद होगी, उस परिषद में 3 भारतीय होना अनिवार्य है, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ, यानी कि जो उसमें सदस्य हैं 3 भारतीय, वो उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय होंगे और बाकी होंगे आपके अंग्रेज, यानी कि जो गैर भारतीय। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की व्यवस्था भी की गई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सांप्रदायिकता के आधार पर की गई, यानी कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत की व्यवस्था को विस्तारित किया गया। ठीक है दोस्तों, कुछ और प्रावधान को देखेंगे इस एक्ट में। ये 1919, 1909, 1935, 1947 ये कुछ एक्ट हैं जो बहुत ही बड़े हैं। चलो हम लोग देखते हैं इनको। कुछ और व्यवस्था की गई है दोस्तों इस एक्ट में। इस एक्ट में कुछ व्यवस्था ये की गई, इस एक्ट में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, जो कि 1926 से कार्य करेगा। ठीक है, इसमें केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, मतलब जो सेंट्रल के बजट था वो स्टेट के बजट से अलग किया गया। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए बोला गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद एक रिपोर्ट, मतलब इनके कार्यों की रिपोर्ट 10 वर्ष के बाद में एक जांच द्वारा देखा जाएगा कि कार्य किस तरह से वैधानिक आयोग का किया गया, वैधानिक आयोग द्वारा। इस कानून ने संपत्ति कर या मनी टैक्स और एजुकेशन टैक्स, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया इस कानून के तहत। ठीक है, कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों। दोस्तों 1919 एक्ट के बाद में वैसे तो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और घटनाएं हुई, जैसे साइमन आयोग आया, जो कि 1927 में नए संविधान के बनाने को लेके कुछ चर्चाएं हुई। और कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे आपके सांप्रदायिक अवार्ड के लेकर। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका साइमन आयोग है 1927 में नए संविधान की स्थिति जानने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय एक टीम आई, लेकिन इस टीम का अपोजिशन में और भी लोगों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। वो विरोध इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो साइमन आयोग आया था, इसमें 7 सदस्यीय आयोग था आपका ये, और इसमें सभी 1927 में एक नए कानून बनाने की बात हो रही थी। ठीक है, नए संविधान बनाने की बात हो रही थी, और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट रखी, पर इसको खारिज इस वजह से कर दिया गया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक, इस साइमन आयोग ने एक जो 7 सदस्यीय एक परिषद थी, इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रखी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार यानी कि भारत में कांग्रेस और अन्य पार्टियों से बात करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के लिए पास में भेजा गया।
ठीक है, प्रवर समिति की सिफारिशों के समक्ष भेजा गया। इस आयोग में इस चीजों में जो जो चीजें बात हुई, बहस हुई, ऐसा प्रावधान किया गया, इस प्रवर समिति में बोला गया कि 1935 के एक्ट में इन सारी चीजों को रखा जाए। ठीक है, जो भी इसमें साइमन आयोग में जो भी समस्याएं, जो जो चीजें थी, वो सारी चीजें रखी जाए। अब दोस्तों कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश पीएम थे, इन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के आपके प्रतिनिधित्व को एक योजना की घोषणा की। इसे सांप्रदायिक अवार्ड बोला गया। इसने सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए ही नहीं बल्कि दलितों के लिए भी एक सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, दलितों के लिए इस सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में सुनते ही उस समय जो आपके मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी आपके थे, वो पूना की यरबदा जेल में थी। उन्होंने वहां से ही अनशन करना शुरू कर दिया और कांग्रेस नेताओं और दलितों के बीच एक समझौता हुआ। यह पूना समझौता भी कहलाया। ठीक, इसने संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किए। मतलब ये कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक। दोस्तों इतना जानने के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत में संविधान सभा का आयोजन निर्माण नहीं हुआ था, भारत में संविधान निर्मित नहीं हुआ था, तब सारा शासन प्रशासन इसी एक्ट के माध्यम से ही चला। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ इनकी चीजों के बारे में भी देख लेंगे। बड़ा एक्ट है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा समझने भी थोड़ा क्लिष्ट है। 1935 का भारत शासन अधिनियम हम लोग देखते हैं। इसमें एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां 1935 के अधिनियम में बनाई गई, जिससे शासन को बेहतर से तरीके से चलाया जा सके। पहली व्यवस्था इसमें दोस्तों ये की गई कि इसमें आपके अलग विषयों को रखा गया। अलग विषयों को बोले तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। राज्य एवं रियासतों को एक इकाई के रूप की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में तीन सूचियां निर्मित की गई, जो कि आपकी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची थी। 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में 59 विषय थे और उस समय राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची, जिसमें संघ और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, विधान बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार संघ के पास होता है। तो संवर्ती सूची में 36 विषय थे जिन पर कानून बना सकते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की एक और खासियत ये है, उसका एक और प्रावधान है, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई और इन अवशिष्ट शक्तियों से आपको यह एक संघीय व्यवस्था को अस्तित्व में लाने का एक प्रावधान था कि संघीय व्यवस्था को आगे रखा जाए। और इस प्रावधान में यह कभी अस्तित्व में इस प्रावधान में रियासतों ने कभी इस 1935 के अधिनियम में या साथ रहकर साथ काम करने के लिए कभी रियासतें आपस में साथ नहीं आई, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वॉयसरॉय इसमें सबसे ज्यादा अवशिष्ट शक्तियों पर भी वो कोई कुछ भी डिसीजन ले सके। तो वॉयसरॉय
कि इस अवशिष्ट शक्तियों के पास उनकी शक्तियां पहुंच जाने की वजह से रियासतें 1935 के अधिनियम का उन्होंने विरोध किया और वो आगे साथ आने से, शामिल होने से इनकार कर दिया। यही वो 1935 अधिनियम था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। यानी कि अब स्वतंत्रता, कोई मतलब द्वैध शासन नहीं था, अब पूरी तरह से स्वतंत्र थे। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई, यानी कि जो गवर्नर थे, गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि प्रांतीय विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया गया। मतलब कि उन्हें उसकी सलाह माननी ही पड़ेगी। और नेक्स्ट प्रावधान क्या हुआ दोस्तों कि केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में शुरू किया गया। और इस संघीय विषय में दो विषय थे, स्थानांतरित और आरक्षित। और एक और नया प्रावधान था कि 11 राज्यों में इस तरह की दो सदनात्मक व्यवस्था को फॉलो किया गया। और नेक्स्ट प्रावधान में क्या किया गया कि जो वुमेन थे और जो लेबर क्लास थे और आपके जो अंडरडॉग यानी कि दलित समुदाय को एक अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के आधार पर उनका निर्वाचन किया गया, उनको आरक्षण दिया, आरक्षित सीटें दी गई। और 1935 के ही अधिनियम में दोस्तों 1857 द्वारा स्थापित भारत परिषद, 1858 में मैंने आपको बताया था पिछले समय में कि एक भारत परिषद का गठन किया गया जो कि इंग्लैंड में थी। लेकिन अब इंग्लैंड में क्या होगा, भारत सचिव को एक सलाहकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि जो भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान में क्या हुआ कि मताधिकार को बढ़ाकर जो मताधिकार की जो जनसंख्या है उसकी परसेंटेज 10% कर दिया गया। अब अधिक से अधिक लोगों के पास में मत का अधिकार था। और इसी एक्ट के बाद 1937 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी कि जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत मुद्रा, देश की मुद्रा और साख की व्यवस्था के लिए आरबीआई की स्थापना भी की गई। इस एक्ट में आपका 1926 में लोक सेवा आयोग यानी कि 1919 में प्रावधान लाया गया था, 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग की गठन की गई थी। उसके बाद में राज्यों में लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के मिलकर जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उनका भी गठन इसी एक्ट के माध्यम से हुआ। और इसी 1935 के एक्ट में एक और काम ये हुआ है कि जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट उसको भी समाप्त कर दिया गया। और अगला काम इसमें क्या हुआ कि आपको जो भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। जो भारत के थे गवर्नर जनरल और प्रांतों के थे आपके गवर्नर, इनको संविधान का प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। मतलब इनको अगर कोई नियम विधान पर कुछ भी काम करना रहेगा तो इनको मंत्री परिषद से सलाह व सहायता लेनी पड़ेगी, परामर्श लेना पड़ेगा। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त किया गया। जो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे उनके द्वारा जो लोक सेवा आयोग, जो सिविल सेवा में जो नियुक्तियां होती थी उनमें पदों पर जो आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं थी जो पहले प्राप्त थी। यानी कि आपको जो 15 अगस्त 1947
का जो आपका प्रावधान है उसमें आपको दोस्तों पिछले टाइम में अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत में जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद मैंने बताया कि गवर्नर जनरल और प्रांत में संवैधानिक प्रमुख और ये, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सिविल सेवा कर्मचारी थे उनको 15 अगस्त 1947, ये प्रावधान सारे आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थे। 1935 के अधिनियम में बस इतना ही था, वो थोड़ा कंफ्यूजन में मैंने आपको बता दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। 1947 का प्रावधान अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका 1947 है, इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो मैंने आपको भी पिछले टाइम में बताया था कि जो भारत का सम्राट की उपाधि थी, भारत का सम्राट, इसको समाप्त कर दिया गया, इस उपाधि को समाप्त कर दिया गया। दूसरा प्रावधान आपका क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल एंड स्टेट्स के जो गवर्नर थे, स्टेट्स गवर्नर, ठीक है, इनको वहां राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बोला गया, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख, प्रमुख राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बोला गया। और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता, यानी कि मंत्रिपरिषद का परामर्श जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रपति, सॉरी, परामर्श यहाँ पे जरूरी है। और एक और लास्ट है कि यहाँ पे भारत की जो राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव द्वारा जो सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की जो प्रणाली थी, समाप्त उसको समाप्त कर दिया जाए। और 15 अगस्त 1947 के पूर्व, 1947 के पूर्व जो भी आपके सिविल सेवक अधिकारी हैं, उनको यथावत तरीके से, उन्हें पहले से ही जो सुविधाएं प्राप्त थी, उन आगे आने वालों को भी उसी तरह से वो सुविधाएं प्राप्त हों। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश बंधन से मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान में क्या किया, वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों के लिए गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन ब्रिटेन के ब्रिटेन को करनी थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था, यानी कि नियुक्ति कर देते, वो गवर्नर जनरल बन जाते भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद। उसके बाद में ब्रिटेन की, महारानी की, सम्राट की कोई भी इन पर नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट प्रावधान में क्या है, दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। वो चाहे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया गया था उसको फॉलो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, पर कोई बाउंडेशन नहीं है। दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान के निर्माण व कार्यान्वयन होने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अपने 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 देशों के संविधान को यथावत तरीके से लागू करेंगे। और जो ब्रिटेन में भारत सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को पहुंचा दी, राज्यों के सचिवों के पास हस्तांतरित हो गई, स्थानांतरित हो गई। और जब तक कोई भी देश नया संविधान नहीं बना लेता है तब तक वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही अपना शासन चलाएगा, जिसमें
दोस्तों मैंने बताया था आपको, जिसमें आपके 321 लगभग धाराएं थी और लगभग 10 अनुसूचियां थी। उसी के तहत अपने शासन को चलाना होगा दोस्तों। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर समाप्त होता है। और इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में आपके जो कंपनी रूल था, जो कि एक ब्रिटिश चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत पर किया गया था, कंपनी के द्वारा जो भी शासन किया गया भारत पर 1773 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक। उसके बाद में 1857 की महान क्रांति के बाद में 1858 से लेके 1947 तक जो भी भारत पर शासन हुआ वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया गया। उस ब्रिटिश क्राउन के शासन के दौरान ही बहुत महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम और तमाम तरह के एक्ट आए, जो कि भारत के शासन और हमारे परीक्षा से संबंधित प्रश्नों में बेहद उपयोगी कारगर साबित होंगे। इन अधिनियम को बेहद बारीकी से मैंने समझाया है। कृपया आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके। आगे आने वाले समय में मैं आपको इस पूरे एक्ट से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इंडियन पॉलिटी में चैप्टर है, उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न भी लेकर आऊंगा आपके सामने। आप उन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। इससे आप बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे और अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, इंडियन पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।